बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कार्बन परिवार के तत्वों में कार्बन और सिलिकॉन के यौगिकों के गुणों में भिन्नता। तो कार्बन व सिलिकॉन एक जैसे सूत्र के यौगिक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे CO2 SiO2, दोनों में समानता होगी एक जैसे। CCl4 व SiCl4, CH4 व SiH4 आदि। किंतु इनके गुणों में बहुत भिन्नता होती है। अब ये किस कारण होती है, हम एक एक उदाहरण के रूप में इसको स्पष्ट कर देखेंगे। तो पहला है कि CO2 तथा SiO2। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? हमको मालूम है कि CO2 एक गैस है। CO2 गैस है, जबकि SiO2 ठोस, इसे सिलिका कहते हैं। अब इनकी भिन्नता इनकी संरचना में भिन्नता के कारण भी होती है। ठीक है। तो CO2 सरल अणुओं से बनी है, जिनके मध्य यानी अणुओं के मध्य, जिनके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया कि CO2 छोटे छोटे सरल अणुओं से बनी है, जिनके मध्य वांडर वाल्स बल उपस्थित होते हैं। तो CO2 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है इसकी संरचना। किंतु SiO2 की संरचना डायमंड यानी हीरे जैसी, डायमंड जैसी होती है। यह वृहद यानी बड़ा वृहद अणु है। SiO2 में प्रत्येक Si सिलिकॉन परमाणु उसके चारों ओर चतुष्फलकीय ढंग से व्यवस्थित 4 O परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड बनाता है और 2 Si परमाणु एक दूसरे से एक O परमाणु द्वारा जुड़े रहते हैं। अर्थात SiO2 का होल N यहाँ अणुओं की संख्या है। एक वृहद अणु यानी एक बहुत बड़ा अणु है, अर्थात सहसंयोजक क्रिस्टल है। इतना समझ में आ गया? तो ये अंतर हुआ जो CO2 और SiO2 के मध्य था। ऐसे ही दूसरा CCl4 व SiCl4, इनके मध्य देखें। अब
कार्बन का अगर विन्यास देखें तो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, ये विन्यास होता है। इसमें कोई भी डी उपकोष नहीं होता है। और अगर हम सिलिकॉन का विन्यास देखें तो इसके निकटतम अक्रिय गैस है नियान, और तब बनेगा 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1 और 3d0, ये डी उपकोष इसमें उपस्थित रहता है। ये हमने विन्यास बनाया और इस विन्यास के आधार पर आप समझें कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का जल अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? जल अपघटन नहीं होता। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि इसमें कोई भी रिक्त उपकोष नहीं होता। एक Cl इससे लगेगा, एक इससे लगेगा, एक इससे लगेगा, एक इससे लगेगा। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं, इन चारों से एक एक Cl बंध बना लेगा, लेकिन आगे कोई कक्षक है ही नहीं, डी उपकोष ही नहीं है दूसरी कक्षा में, इसलिए इसमें जल अपघटन नहीं हो पाएगा। तो CCl4 का जल अपघटन नहीं होता। जबकि SiCl4 का जल अपघटन हो जाता है। अब इसका जल अपघटन क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में डी उपकोष पूरा पूरा खाली रहता है। ठीक है, और हमें इसका रीजन बताना है। क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में डी उपकोष नहीं होता, जिससे यह अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर पाता। और कार्बन की सहसंयोजकता 4 से अधिक नहीं होती। इसी कारण CCl4 का जल अपघटन नहीं होता। इतना समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से हम SiCl4 के बारे में बताएंगे कि SiCl4 के बाहरी कोश में रिक्त डी उपकोष होता है। अतः Si अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है, अर्थात Si की सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। इसी कारण Si जल से क्रिया कर लेता है। क्लियर हो गया? अब ये क्रिया कैसे हो रही है इसको हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखें कि और प्लस H2O ये जल है, और जब इनकी क्रिया होगी तो यहां पर इस प्रकार से O अपना इलेक्ट्रॉन उप सहसंयोजी बंध के द्वारा सिलिकॉन को दे देगा।
ये एक अस्थायी यौगिक है और ये तुरंत ही चेंज हो जाएगा, एक HCl निकल जाएगा और बनेगा SiCl3OH। इसे कहेंगे सिलिकॉन ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर हो गया? अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें, यानी जल अपघटन की क्रिया, कि SiCl4 प्लस 4HOH, तब क्या निकलेंगे? 4HCl ये बाहर हो जाएंगे और H2SiO3.H2O, ये है हाइड्रेटेड सिलिसिक अम्ल। हाइड्रेटेड सिलिसिक अम्ल। क्लियर हो गया? तो ये CCl4 और SiCl4 के बारे में देखा। अब तीसरा है इसमें मेथेन, यानी CH4 और मोनोसिलेन, इसे कहेंगे SiH4। इनके गुणों में भी भिन्नता है, अंतर है। क्या है देखें कि मेथेन एक स्थायी यौगिक है। मेथेन एक स्थायी यौगिक है। मेथेन का जल या क्षार द्वारा जल अपघटन नहीं होता। यह अपचायक गुण प्रकट करती है, जबकि सिलेन, हम इसे कहेंगे सिलेन या मोनोसिलेन, जबकि मोनोसिलेन अस्थायी है। इसका क्षारों द्वारा जल अपघटन हो जाता है और यह अपचायक गुण प्रकट करता है। इतना समझ में आ गया? मेथेन और सिलेन के गुणों में भिन्नता कार्बन व सिलिकॉन की विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर होने के कारण होता है। समझ में आ गया? कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता लगभग 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, इसलिए कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश होता है। और सिलिकॉन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से भी कम होती है, 1.8, इसलिए सिलिकॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसी कारण C बॉन्ड H और SI बॉन्ड H बंध की प्रकृति भिन्न होने से मेथेन और मोनोसिलेन के गुणों में बहुत भिन्नता होती है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको कार्बन पढ़ना है और सबसे पहले इसकी उपलब्धता। उपलब्धता क्या है कि प्रकृति में कार्बन मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त अवस्था में ग्रेफाइट और
डायमंड दो क्रिस्टलीय रूपों में मिलती है। ये दोनों रूप कार्बन के शुद्ध रूप हैं, जो शुद्ध रूप होते हैं। समझ में आ गया? संयुक्त अवस्था में कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों, धातु कार्बोनेट, चट्टानों, वनस्पतियों और जंतु द्रव्य में मिलता है। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में होती है। वायुमंडल में कार्बन CO2 गैस के रूप में 0.03% आयतन के हिसाब से होती है। ये उपलब्धता हो गई। अब है कार्बन के अपर रूप। अब पढ़ेंगे बच्चों कार्बन के अपर रूप। तो अपर रूप कार्बन के पहले अपर रूप क्या होते हैं इसको समझें कि जब विभिन्न रूपों में पाए जाने वाले किसी तत्व जिसके भौतिक गुणों में भिन्नता है और रासायनिक गुणों में समानता है, तब ऐसे भिन्न भिन्न रूपों को अपर रूप कहेंगे और उनके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। समझ में आ गया? तो अपर रूपता क्या हुई? तो जब एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और उनका यह गुण अपर रूपता कहलाती है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हुई? जब एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं और उनका यह गुण अपर रूपता कहलाती है। समझ में आ गया? कार्बन क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दो अपर रूपों में पाई जाती है। अब सबसे पहले हमें क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ना है। क्रिस्टलीय अपर रूप जिसमें उदाहरण हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन।
और इसमें भी सबसे पहले हम ले लेते हैं हीरा यानी डायमंड। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चर हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप लोग बनाएं। ये षटकोणीय संरचनाएं बेंजीन की जैसी होती हैं, उसी प्रकार से षटकोणीय संरचनाएं आपको भी बनानी है। और जैसे हम बना रहे हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा, बिल्कुल वैसा ही आप बनाएं यहाँ पर। ये समझ में आ गया? अब इसके अंदर समझ में आ गया? ये देखो हमने कैसे बनाया है। अब इसमें जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं, उन कॉर्नर्स पर हमें इस प्रकार से बिंदु बनाने हैं जहां पर कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे संरचना बनेगी। तो आप सभी लोग कोशिश करें बनाने की ढंग से। हालांकि ये आवश्यक नहीं है कि बने ही, लेकिन बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ गया? अब इसमें एक एक करके पॉइंट देखते हैं क्या है। हम बोल रहे हैं बच्चों, जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो हम लिखेंगे कि हीरे में क्रिस्टलीय जालक होता है। हीरे में जालक कैसा है? क्रिस्टलीय जालक होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है और चतुष्फलकीय ज्यामिति में अन्य 4 C परमाणुओं से जुड़ा रहता है। समझ में आ गया? इसमें C बॉन्ड C बंध लंबाई 154 पिकोमीटर होती है। C परमाणु त्रिविम में दृढ़ त्रिविमीय जालक बनाते हैं, एकदम मजबूत त्रिविमीय जालक बनाते हैं, जिसमें दिशात्मक सहसंयोजी बंध होते हैं। दिशात्मक सहसंयोजी बंध होते हैं। फिर से बता दें, कार्बन परमाणु त्रिविम में दृढ़ त्रिविमीय जालक बनाते हैं, जिसमें दिशात्मक सहसंयोजी बंध होते हैं। इस प्रकार बंधे सहसंयोजक बंध को तोड़ना कठिन कार्य है। इसी कारण हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। क्लियर हो गया? इसका उपयोग धार तेज करने के लिए अपघर्षक यानी रगड़ने वाला के रूप में, डाई बनाने में,
बल्ब के तंतु बनाने में होता है। इतना समझ में आ गया?